नमस्कार, मैं मनदीप कुमावत आपका एसके बुक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। हम आज जो प्रैक्टिस करने वाले हैं वो है क्वेश्चंस जो वेक्टर्स एंड स्केलर्स से रिलेटेड है। वेक्टर्स एंड स्केलर्स से रिलेटेड पार्ट 1 और पार्ट 2 हम यहाँ ऑलरेडी समझा चुके हैं आपको किस तरीके से वेक्टर एंड स्केलर में आपको प्रोग्रेस करना है। और मैं आगे बढ़ने से पहले मैं इन बुक्स के बारे में बताना चाहूँगा जो यहाँ पे बताई हुई है, जो यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई हुई है। हमारे पास हमारी जो बुक्स है, एक है अग्निवीर वायु इंडियन एयरफोर्स साइंस सब्जेक्ट रिक्रूटमेंट टेस्ट। ये बुक में से आपको प्रैक्टिस पेपर्स वगैरह मिल जाएंगे। और ये रेफरेंस बुक है फिजिक्स एयरफोर्स एक्स ग्रुप रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम। तो इसमें ये रेफरेंस बुक है, इसमें से आपको थ्योरी वगैरह जो है वो सब मिल जाएगी। तो हम आज वेक्टर्स एंड स्केलर्स के क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन रिलेटेड टू वेक्टर्स एंड स्केलर्स, क्या क्या होते हैं वेक्टर और स्केलर में, सदिश और अदिश में। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड of the resultant of following combination of forces, of following combination of forces। अब देखिए ये कॉम्बिनेशन आप यहाँ पे अच्छी तरीके से देखिएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, और ये फोर्स लग रहा है यहाँ पे F2, ये बराबर है 10√2 न्यूटन। और ये फोर्स इधर लग रहा है F1, ये बराबर है 10 न्यूटन के। और ये एक फोर्स लग रहा है F3, ये फोर्स लगा इधर की तरफ F3, और ये बराबर है 10√2 न्यूटन के। एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे? ये एंगल बन रहा है यहाँ से 45 डिग्री, और यहाँ से जो एंगल बन रहा है यहाँ पे एंगल बन रहा है 45 डिग्री। देखिए यहाँ खास बात क्या है, दो वेक्टर का अगर हमको अगर रिजल्टेंट निकालना होता तो बड़ा इजी हो जाता है। दो वेक्टर के केस में मान लीजिए एक वेक्टर A है और एक वेक्टर A है और एक वेक्टर B है, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है, और इन दोनों के बीच में एंगल अगर थीटा है, तो सीधा सीधा रिजल्टेंट निकल जाता है। वो इससे निकलता है यहाँ पे कि ये है A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। तो ये निकालना बड़ा आसान था, बट यहाँ थोड़ी सी दिक्कत आ गई। यहाँ क्या है कि फोर्सेज जो हो गए वो 3 हो गए, 3 वेक्टर आ गए। अब 3 वेक्टर को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इनका रिजल्ट किस तरीके से निकालेंगे, तो इसके लिए बेटर टेक्निक जो है वो है रिजॉल्विंग द वेक्टर इनटू कंपोनेंट्स, वेक्टर को घटकों में विभाजित करना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो सबसे पहले F2 दे रखा है इसको मैं तोड़ता हूँ। एक वेक्टर को तोड़ के मैं 2 वेक्टर बनाता हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो 10√2 न्यूटन है इसको मैंने 2 वेक्टर्स में तोड़ दिया। एक ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है। ये एंगल है यहाँ पे 45 डिग्री। तो ये कैसे टूटेगा, ये जो कंपोनेंट है ये टूटेगा 10√2 cos 45, और यहाँ पे आ गया ये 10√2 इंटू 1/√2, तो यहाँ पे आ गया ये 10 न्यूटन। उसी तरीके से ये जो कंपोनेंट है ये टूटेगा साइन में, तो ये आएगा 10√2 साइन 45, और ये भी उसी तरीके से 10√2 मल्टीप्लाइड बाई 1/√2, तो ये भी आ गया 10। तो अब क्या है कि इसको तो मैंने तोड़ दिया, ये इस वेक्टर को F2 वेक्टर को। तो अब मैं इस F1 वेक्टर को, F3 वेक्टर को तोड़ रहा हूँ। इसको मैं कैसे तोड़ूंगा, ये ऐसे टूटेगा कि ये है 10√2 न्यूटन। तो ये भी, इसका भी एक कॉस कंपोनेंट आएगा और इसका भी जो है साइन कंपोनेंट आएगा। ये एंगल 45 का है ही यहाँ पे, तो इसको तोड़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये 10√2 cos 45 आएगा, और उसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो ये 10 आ जाएगा। और ये यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो जो साइन कंपोनेंट है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी जो है 10 के बराबर आ जाएगा।
अब देखिए दो जो टेढ़े मेढ़े वेक्टर्स थे जो ऑब्लिक थे उनको तो तोड़ना जरूरी था, बट इस सीधे वेक्टर को तोड़ना जरूरी नहीं है। इस सीधे वेक्टर को, इस F1 वेक्टर को हम नहीं तोड़ेंगे। तो अब इन सब का कॉम्बिनेशन क्या हुआ कि भाई हमने इसको तोड़ दिया 2 में। तो मैं यहाँ एक कंप्लीट समरी बनाता हूँ हमने जो ब्रेकअप किया। तो मैं पहले तो ये 2 ले लेता हूँ, ये है 2, इस तरीके से ये आ गया 10 और ये आ गया 10। उसी तरीके से इन 2 को ले लेता हूँ मैं, एक आ गया 10 और एक आ गया 10 इस तरफ, और एक समथिंग ये जो F1 है जिसको हमने तोड़ा नहीं है वो 10 इस तरफ आ गया, ये 10 इस तरफ आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि 10 इस तरीके से आ गए। तो देखिए इस तरफ जो ये है जो ये जो कंपोनेंट आए हैं ये 10 और 10 मिलके हो गए 20, और ये इधर की तरफ 10 था ही हमारे पास, और ये ऊपर की तरफ जो 10 और 10 है ये मिलके हो गए 20। अब ये अपोजिट है, ये 20 इधर है और ये 10 इधर है, तो ये माइनस हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा सीधा 10 इधर की तरफ और यहाँ पे आ जाएगा 20। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि इनका जब हमने कंपोनेंट में डिसॉल्व करके इस तरीके से सॉल्यूशन किया तो यहाँ पे आ गया 10 और यहाँ पे आ गया 20। अब ये 2 वेक्टर में फाइनल जो है हमारे पास कंपोनेंट्स आ गए, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट, और दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। अब ये प्रॉब्लम सिमिलर हो गई इस प्रॉब्लम की। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि जो रिजल्टेंट आएगा, ये रिजल्टेंट आएगा 20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 20 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 20 मल्टीप्लाइड बाई 10, और दोनों के बीच के एंगल का कॉस थीटा, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये इक्वेशन से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब फाइनल क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा √400 प्लस 100 और दैट इज इक्वल टू √500। तो ये आंसर हमको यहाँ देखने को मिलता है, क्योंकि हमने यहाँ मैग्नीट्यूड पूछा था, डायरेक्शन नहीं पूछी है, तो हम उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। तो इस तरीके से कंपोनेंट में डिसॉल्व करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे जब 3 है या 4 वेक्टर हैं या 4 से ज़्यादा आ गए तो इनको कंपोनेंट में डिसॉल्व करके आप क्या कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे इस तरीके से मल्टीपल फोर्सेस हैं, मल्टीपल सिस्टम आ गया। अब इनको सॉल्व करना बड़ा टेढ़ा काम है, तो आप क्या कीजिए, इनको इस तरीके से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में इस तरीके से आप रिजॉल्व कीजिए, और फिर इनको फर्दर सॉल्व करेंगे तो दो वेक्टर आ जाएंगे या एक वेक्टर आ जाएगा। तो एक वेक्टर आ गया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 वेक्टर आए तो फिर इस तरीके से आप सॉल्व कर लीजिए इनका रिजल्टेंट निकाल के। तो दैट इज द टेक्निक, वो टेक्निक है। 2 से ज़्यादा जब आ जाते हैं तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ये इस क्वेश्चन का आंसर मिला। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, फाइंड द मैग्नीट्यूड, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। अब देखिए ये क्या है क्वेश्चन, मैं यहाँ एक डायग्राम बना रहा हूँ, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। ये है F2 फोर्स और ये है F1 फोर्स, और इन दोनों के बीच में जो हेड टू टेल जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 150। ये भी 4 न्यूटन के बराबर है F2, मतलब F1 और F2 दोनों 4 न्यूटन के हैं, और दोनों 4 न्यूटन के हैं, और हेड टू टेल जो इनके बीच में एंगल बन रहा है वो है 150। अब वैसे सीधा सीधा हमको ये दिखता है कि मतलब डायरेक्ट हम इक्वेशन लगा दे, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने कहा था कि R इज इक्वल टू F1 √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस F1 F2 कॉस थीटा। पर देखिए यहाँ थोड़ी सी जो हम मिस्टेक करते हैं, जो यूजुअल मिस्टेक होती है वो क्या है कि हम
एंगल ये ले लेते हैं कि ऐसे एंगल दिया हुआ है तो ये एंगल ले ले 150 डिग्री का, बट ये नहीं है। देखिए वेक्टर के केस में क्या होता है कि एंगल जो हमको लेना पड़ता है वो कैसे लेना पड़ता है कि ये है एक वेक्टर F1 और ये है एक वेक्टर F2, तो ये तो आ गया F1 और ये आ गया F2 और ये एंगल था 150 डिग्री। तो देखिए ये जो एंगल है ना ये आएगा 30 डिग्री एंगल, ये 30 डिग्री एंगल, तो ये थीटा है इन दोनों के बीच में। वेक्टर के केस में हमेशा आपको क्या करना है, टेल टू टेल मिला के एंगल देखना है, हेड टू टेल एंगल नहीं देखना है। हेड टू टेल होता है जब हम रिजल्टेंट निकालते हैं, तो उस केस में हमको ये रिजल्टेंट की जब दो वेक्टर का एडिशन करना होता है तब हेड टू टेल जोड़ते हैं, बट जब दो वेक्टर के एंगल देखना हो, दो वेक्टर के बीच में कितना है, तो टेल टू टेल उनको ज्वाइन करके फिर देखेंगे। तो ये एंगल आ गया यहाँ से, दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब बड़ा सिंपल है, अब हम सिंपली क्या करेंगे, रिजल्टेंट और यहाँ पे हम करेंगे F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस F1 F2 और दोनों के बीच के एंगल का cos थीटा, ये है cos 30। तो इस तरीके से हम पुट करेंगे R, और ये आ गया यहाँ से 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस 4 और यहाँ पे आ गया cos 30। cos 30 को हम पुट कर देते हैं यहाँ पे, cos 30 को हम पुट कर देते हैं यहाँ पे √3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये cos 30 आ गया यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है यहाँ से 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर और ये आ जाएगा √3। 4 का स्क्वायर में कॉमन ले लेता हूँ तो बाहर आएगा, तो ये सिंपली 4 बच जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1 + 1 + √3। तो जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 2 + √3। तो देखिए ये यहाँ से रिजल्टेंट, अब हम आगे सॉल्व कर सकते हैं इसको, बट यहीं पे हम छोड़ देते हैं इसको, तो दैट इज द फाइनल आंसर। ये रिजल्टेंट यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ ये क्वेश्चन स्पेशली हमने इसलिए लिया था ताकि आप देख सकें कि हमको ब्लाइंडली जो एंगल दिया हुआ है वो नहीं लेना है, थोड़ा सा हमको एनालिसिस करना है कि भाई एंगल सही है भी कि नहीं है। अब एंगल को हमने सही किया, एंगल 30 डिग्री निकला, उसको हमने पुट किया, तो दैट इज द आंसर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 है। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ मैग्नीट्यूड ऑफ a + b is equal to magnitude of a - b, find the angle between the vectors, find the angle between the vectors a and b, a and b। अब देखिए क्या है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या कहता है कि दो वेक्टर्स हैं a और b और इनका जो सम किया उसका जो मैग्नीट्यूड है वो इनके डिफरेंस के मैग्नीट्यूड के बराबर है, तो इनके बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। तो देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ a + b क्या है, मैं इसको लिखता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये आ जाएगा a² + b² + 2ab cos थीटा, ये आ गया यहाँ पे इस तरीके से इसका अंडर रूट, ये मैग्नीट्यूड आ गया और ये आ गया a + b का मैग्नीट्यूड। और अब हम करते हैं कि भाई ये जो a - b का मैग्नीट्यूड है ये कितना आएगा, तो a - b का जो मैग्नीट्यूड है ये आएगा अंडर रूट ऑफ a² + b² - 2ab cos थीटा। अब दोनों का स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड का, तो यहाँ पे आ जाएगा a² + b² + 2ab cos थीटा और यहाँ पे आ गया a² + b² - 2ab cos थीटा। तो यहाँ से अब
यहाँ जो पार्ट है ये आ जाता है 4ab cos थीटा दैट इज इक्वल टू 0, यानी कि cos थीटा इज इक्वल टू 0। और cos थीटा 0 कब होता है? cos थीटा 0 होता है जब थीटा बराबर होता है 90 डिग्री के। तो दैट इज द फाइनल आंसर। तो इनके बीच में जो एंगल आ गया वो आ गया यहाँ से थीटा दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन हमने यहाँ देखे 3 क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड थे, बेसिक है, फंडामेंटल है बेसिकली। इनसे आपको जो है ये देखना पड़ेगा कि मतलब जो है थोड़ा एनालिसिस करके, प्रैक्टिस ज़रूरी है इन चीज़ों में। तो प्रैक्टिस करके आपको आ जाएगा कि किस तरीके से जो वेक्टर्स एंड स्केलर्स के क्वेश्चन है ये करने हैं। अब हम आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं ये क्या कहता है। पर मैं थोड़ा सा एक इस चीज़ को और एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए इस वेक्टर में क्या हो रहा है कि जैसे ये एक वेक्टर है ए और ये एक वेक्टर है बी, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। इधर से अगर देखेंगे टेल टू टेल ज्वाइन करके तो ये 90 डिग्री है। ए प्लस बी जो रिजल्टेंट है वो इतना है। अब इसको उठा के अगर मैं उल्टा भी कर देता हूँ, लेटर से ही मैं पुट कर देता हूँ माइनस बी, तो देखिए इसका भी जो रिजल्टेंट है वो इतना ही बनेगा जितना ये है। अगर ये R1 था तो ये R2 बनेगा और दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होगा अगर दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। अगर और कोई एंगल होता तो देखिए पॉसिबल नहीं था। जैसे ये था और ये मान लीजिए वेक्टर इस तरीके से होता तो एक तो रिजल्टेंट बनता इस तरीके से R1 और एक जो रिजल्टेंट बनता वो इस तरीके से बनता R2। तो देखिए उस केस में ये अलग हो जाता, वो जो मैग्नीट्यूड होता वो सेम नहीं होता। तो ये यहाँ पे जो है हम क्वेश्चन को इस तरीके से थोड़ा माइंड में एनालाइज करके भी देख सकते हैं किस तरीके से ये होगा। चलिए आगे चलते हैं, 4th क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4 क्या कहता है कि इफ द magnitude of two vectors is equal to the magnitude of either vector find the angle between them, find the angle between them if two vectors are of same magnitude, सेम मैग्नीट्यूड। देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, 2 वेक्टर दिए हुए हैं और 2 वेक्टर का जो सम है, जो तीसरा वेक्टर जो है वो जो निकल रहा है, 2 वेक्टर हैं और उन दोनों को जब सम करते हैं, एक वेक्टर ये है A और एक वेक्टर है ये B, और जब इन दोनों का सम किया जाता है तो जो रिजल्टेंट है वो भी आइदर ए का जो मैग्नीट्यूड है उसके बराबर हो सकता है या बी का मैग्नीट्यूड जो है उसके बराबर हो सकता है, प्रोवाइडेड यहाँ एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि ये दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ बी है, ये दिया हुआ है। तो जो आर है उसका भी मैग्नीट्यूड आइदर ए के बराबर है या आइदर बी के और बी के बराबर है। तो यहाँ से क्या है कि जो ये आर है उसका जो मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए और या मैग्नीट्यूड ऑफ बी के बराबर है। तो ए और बी के बीच में एंगल निकालना है कि ए और बी के बीच में कितना एंगल है। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और इनके बीच में जो एंगल है दैट इज थीटा। ये इस तरीके से यहाँ पे तो हम सीधी सीधी इक्वेशन निकालते हैं यहाँ पे आर, और ये रिजल्टेंट आ गया यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और जो r है वो हम a भी पुट कर सकते हैं b भी पुट कर सकते हैं। मैं सहूलियत के लिए, कन्वीनियंस के लिए r को a पुट करता हूँ तो ये आ गया a और यहाँ पे आ गया a स्क्वायर
और b की जगह भी a ही पुट करते हैं, तो इसको सब एक ही टर्म्स में रख लेते हैं हम। तो ये इस तरीके से यहाँ पे ये रिलेशन हमको मिलता है। दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर किया तो ये इस तरीके से आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस का a स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2a स्क्वायर कॉस थीटा, और a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 1/2 दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा। किस थीटा के लिए कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो -1/2 होती है। तो हम सबको पता है यहाँ पे थीटा बराबर होना चाहिए 120 डिग्री। तो ये जो एंगल आएगा यहाँ से, ये आएगा यहाँ से 120 डिग्री, तो थीटा बराबर आएगा यहाँ पे 120 डिग्री। तो हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और इसका एक फिजिकल मीनिंग मैं और बताता हूँ, यहाँ पे क्या स्पेशली मीनिंग है। देखिए, दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है। तो अगर इनके बीच में जो एंगल है दैट इज 120 डिग्री, तो ये एंगल आ गया यहाँ से 60 डिग्री, ये 60 डिग्री का एंगल आ गया। अच्छा, ये साइड जो है, लेट अस से ये A है और ये B है और दोनों बराबर हैं और ये रिजल्टेंट है। तो देखिए यहाँ से क्या है, इसको हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल की तरह हो गया, मतलब दोनों साइड्स हैं और बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल हो गया। 60 के एंगल बनेंगे यहाँ पे, क्योंकि इस तरीके से 60 के एंगल बनेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों के बीच में जो एंगल है वो 120 हो जाएगा। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। फाइंड A क्रॉस B, फाइंड A क्रॉस B if A is equal to 2i plus 2j plus k, 2i plus 2j plus k and B equal to 2i plus j plus k। तो ये फाइंड आउट करना है। देखिए, एक A क्रॉस B फाइंड आउट करना है। A का वेक्टर मल्टीप्लिकेशन करना है B के साथ, A का B के साथ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन करना है। स्केलर नहीं है, स्केलर प्रोडक्ट नहीं है। यहाँ खास बात जो हमको ध्यान देनी है, प्रोडक्ट जो होता है वेक्टर्स का, जैसे मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताया था, प्रोडक्ट दो तरीके का होता है। जैसे मान लीजिए दो वेक्टर हैं, तो एक तो इस तरीके से लिखा जाता है, वो डॉट प्रोडक्ट होता है, और एक इस तरीके से जो लिखा जाता है ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो क्रॉस प्रोडक्ट ही कर रहे हैं। इसका मैं आपको एक डिटर्मिनेट मेथड बताता हूँ, डिटर्मिनेट मेथड से कैसे इसको सॉल्व करना है। तो पहले तो आप क्या कीजिए कि इस तरीके से दो बार पुट कीजिए, इसको बोला जाता है डिटर्मिनेट। फिर यहाँ पुट कीजिए i, j और k, इस तरीके से पुट कीजिए। इनके साथ जो वैल्यूज़ हैं इनको आप साथ में देखिए, नोट कीजिए, 2, 2 और 1, इनको इनके नीचे ऐसा का ऐसा पुट कर देते हैं वैल्यूज़ को। फर्स्ट वेक्टर की पहले फर्स्ट वेक्टर की आएगी और बाद में सेकंड वेक्टर की। सेकंड वेक्टर में i, j, k के साथ जो वैल्यूज़ हैं वो क्या है, 2, 1 और 1। तो ये आ गया 2, 1 और 1। अब सॉल्व करने का तरीका देखिए क्या है। इसको सॉल्व करने का तरीका है, यहाँ पे देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसी को नीचे बता रहा हूँ। यहाँ पे i, j, k और 2, 2, 2, 1, 1, 1। सबसे पहले i को सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, जब i को सॉल्व करेंगे तो ये कॉलम छोड़, ये कॉलम छोड़ देंगे, इसका साथ में जो ये कॉलम है ये छोड़ देंगे, और इसके साथ में जो रो है वो छोड़ देंगे। अब क्या बचा हमारे पास, 2, 1, 1, 1। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 यानी कि 2, और माइनस करेंगे। फिर माइनस क्या करेंगे हम, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो ये आ गया माइनस का 1। यहाँ पे i का जो पार्ट है वो सॉल्व हुआ। अब j की बात करते हैं। इसी मैट्रिक्स को हम दोबारा इसी डिटर्मिनेट को हम दोबारा लिखते हैं, 2, 2, 1, 2, 1, 1। अब देखिए जब j की बात करेंगे तो पहली बात तो है माइनस j लिखेंगे, j जो है वो माइनस का आएगा। फिर क्या करेंगे हम, इसका कॉलम छोड़ेंगे और इसकी रो छोड़ेंगे, क्या बचा, 2, 1, 2, 1। अब इधर जो पार्ट है इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, 2,
फिर माइनस करूँगा कौन सा पार्ट, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 ये वाला पार्ट, तो 2 इसको माइनस कर देंगे। फिर आते हैं के पे, फिर आते हैं के पे, आई जे के 2 2 1 और 2 1 1, और फिर हम क्या करते हैं के का रो छोड़ देते हैं, के का कॉलम छोड़ देते हैं, और क्या बचा 2 2 2 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा के, और यहाँ से 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 हो गया, और माइनस करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 तो ये 4 हो गया। यहाँ से दोनों को जब सॉल्व करेंगे, जहाँ अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आई, और ये हो जाएगा 0j, और ये आ जाएगा माइनस का 2k, तो यहाँ से आंसर आ गया हमारे पास i माइनस 2k। तो दैट इज द आंसर। ये आंसर इस तरीके से निकल के आ जाता है। तो ये जो मैंने मेथड बताया आपको, ये डिटर्मिनेट मेथड है। इस तरीके से आप जो है a क्रॉस b को सॉल्व कर सकते हैं, नॉट a डॉट b। यहाँ केयरफुल रहना है, a डॉट b है कि a क्रॉस b है। क्वेश्चन ने पूछा था a क्रॉस b, तो उस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, मैं माइनस साइन का भी बताता हूँ कि माइनस साइन हमने क्यों लिया है जे में। देखिए, जब आई की बात करते हैं तो ये फर्स्ट इसका कॉलम था, और इसकी रो जो थी वो भी फर्स्ट थी, तो यहाँ पे ये आ जाता है 2, और ये है इवन क्वांटिटी, ये इवन क्वांटिटी है। जब जे की बात करेंगे तो जे में क्या है कि जो इसका रो है वो तो फर्स्ट है बट कॉलम सेकंड है, तो ये आ गया 1 + 2, तो ये आ गया यहाँ से ऑड क्वांटिटी। फिर जब के की बात करेंगे तो के जो है फर्स्ट तो इसका रो है और थर्ड कॉलम है, तो ये आ गया 4, तो ये है इवन क्वांटिटी, ये इवन क्वांटिटी है। तो देखिए होता क्या है डिटर्मिनेंट में कि जो ऑड क्वांटिटी है वो नेगेटिव ली जाती है, और जो इवन क्वांटिटीज हैं वो पॉजिटिव ली जाती है, इसलिए आई और के पॉजिटिव आ गया। तो दैट इज द रीजन, वो रीजन है यहाँ पे। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से आगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सिंपल है, ये आप फटाफट कर सकते हैं कि जैसे फाइंड a डॉट b, फाइंड a डॉट b इफ a इक्वल टू 2i + 2j + k, 2i + 2j + k and b is equal to 2i + j + k, 2i + j + k। देखिए बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, डॉट प्रोडक्ट में हमको इतनी परेशानी नहीं होती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जैसे a डॉट b करेंगे तो ये आ गया a डॉट b, तो यहाँ पे हम पुट करते हैं 2i + 2j + k, और इसको डॉट किया हमने 2i + j + k के साथ। अब बड़ा सिंपल है, देखिए वैसे तो ये 2i हुआ, डॉट हुआ 2i के साथ, फिर 2i हुआ, डॉट हुआ j के साथ, फिर 2i हुआ, डॉट k के साथ, फिर 2j हुआ, डॉट 2i के साथ, फिर 2j हुआ j के साथ, फिर 2j हुआ k के साथ, फिर k हुआ 2i के साथ, और उसके बाद हुआ हमारे पास k हुआ 2i के साथ, फिर k हुआ j के साथ, और फिर k हुआ k के साथ डॉट। देखिए डॉट प्रोडक्ट में खास बात क्या है कि जब सिमिलर होते हैं, i डॉट i होता है तो ये तो 1 हो जाता है, j डॉट j है ये 1 हो जाता है, k डॉट k 1 हो जाता है। बाकी सिमिलर जो नहीं होते हैं j डॉट k या k डॉट 2i जैसे हम बात करें तो ये सब 0 हो जाते हैं, क्योंकि इनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो यहाँ से 2i डॉट 2i करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, और ये सब 0 हो जाएंगे, और j डॉट j जो है ये 1 हो जाएगा, j डॉट j जो है 1 हो जाएगा, j डॉट 2j डॉट k 0 हो जाएगा, k डॉट 2i 0 हो जाएगा, k डॉट j 0 हो जाएगा, k डॉट k 1 हो जाएगा। तो सॉरी यहाँ पे ये 2 आएगा, ये 2 आएगा, तो यहाँ से आ गया टोटल क्वांटिटी दैट इज इक्वल टू 7, 4 2 और 1, तो यहाँ से आ गया ये 7।
तो दैट इज द आंसर। तो यहाँ से जो है 7 यहाँ से निकल के आता है, दैट इज द आंसर। अच्छा, इसको इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है, ये तो ठीक है, हमारी बेसिक क्लास है तो मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताया आपको कि इस तरीके से कर सकते हैं। नहीं तो डॉट प्रोडक्ट में आपको बड़ा सिंपल करना है। डॉट प्रोडक्ट में आपको क्या करना है कि 2i को आप डॉट कीजिए सीधा 2i के साथ, तो ये आ गया यहाँ से 4, और फिर सीधा सीधा j जो है उसको j के साथ डॉट कीजिए, तो 2j डॉट j जो है ये 2 आ गया, और ये जो k डॉट k है ये हो गया 1। बाकी को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में इतना टाइम मिलता नहीं है हमको, तो इस तरीके से शॉर्ट मेथड से कर सकते हैं आप। तो 4 2 6 और 1 7, ये यहाँ पे आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। ये मैंने आपको बताया था, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ कि ये 0 क्यों हुए हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये 0 क्यों हुए हैं। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ j डॉट k का, तो ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ j मैग्नीट्यूड ऑफ k और इन दोनों के बीच के एंगल का cos 90। तो cos 90 क्योंकि 0 होता है तो ये कंप्लीट टर्म जो है ये 0 हो जाएगी। सिमिलर भी आप देख सकते हैं, बाकी टर्म को भी मैंने इसीलिए 0 किया है कि इनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, और ये क्या कहता है, फाइंड विच कॉम्बिनेशन इज नॉट पॉसिबल। फाइंड विच कॉम्बिनेशन इज नॉट पॉसिबल। अब यहाँ 4 ऑप्शन हम देते हैं, यहाँ पे ऑप्शन में आ जाते हैं इस बार। तो ये आ गया A, और यहाँ पे आ गया डॉट, यहाँ पे आ गया B क्रॉस C, और ये B है ऑप्शन, ये है A और डॉट B, और ये डॉट हो गया C के साथ। उसी तरीके से ये C ऑप्शन है, ये आ गया A क्रॉस, और यहाँ पे आ गया B और क्रॉस C। फिर आ गया D ऑप्शन, ये आ गया A क्रॉस B, और ये आ गया डॉट किया C वेक्टर के साथ। देखिए कौन सा कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल की बात चल रही है, पॉसिबल पहले देख लेते हैं पॉसिबल कौन कौन से हैं और क्या रीजन होता है उनके पॉसिबल होने का। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है यहाँ पे B और C का। फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो A की बात करें तो B क्रॉस C जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी देगा। लेट अस ये D क्वांटिटी देता है, B क्रॉस C जो है वो D हो जाता है, तो ये क्वांटिटी आएगी समथिंग A डॉट D, और ये पॉसिबल है, दो वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट जो है पॉसिबल है, तो इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल जो है हो जाएगा, इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है। अब हम बात करते हैं इसकी A डॉट B डॉट C। लेट अस से मैं B डॉट C करता हूँ, ये B डॉट C करता हूँ, तो ये आता है A डॉट, और लेट अस से ये क्वांटिटी आती है E। ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं आएगी, ये आएगी स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि दो वेक्टर्स के बीच में जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो स्केलर क्वांटिटी मिलती है। अब वापस हम देखेंगे तो एक डॉट प्रोडक्ट और करना बाकी है हमको A के साथ, तो ये डॉट प्रोडक्ट जो है यहाँ पे दूसरी क्वांटिटी क्योंकि स्केलर है तो ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ तो पॉसिबल था क्योंकि ये क्वांटिटी वेक्टर थी, बट यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है, तो ये हम कह देते हैं इट इज नॉट पॉसिबल, ये नॉट पॉसिबल है। उसी तरीके से आगे देखेंगे तो ये क्वांटिटीज पॉसिबल है, क्यों है, ऑब्वियस सा रीजन है। जैसे मान लीजिए B क्रॉस C है, ये क्रॉस हो रहा है, A क्रॉस हो रहा है B क्रॉस C के साथ, तो लेट अस ये वेक्टर दे रहा है F, तो A क्रॉस जो है A क्रॉस F करेंगे तो ये वेक्टर क्वांटिटी देगा और वेक्टर क्वांटिटी देगा, B क्रॉस C जो है वेक्टर क्वांटिटी देगा, और A क्रॉस F जो है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी देगा। क्रॉस प्रोडक्ट पॉसिबल है दो वेक्टर्स के बीच में। सिमिलरली A क्रॉस B जो है लेट अस से ये क्वांटिटी देता है G, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी देगा जिसका डॉट प्रोडक्ट किया जा सकता है C के साथ, तो ये भी पॉसिबल है, तो ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है। तो जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आता है वो ये है कि भाई ये क्वांटिटी जो है, ये जो B ऑप्शन है दैट इज नॉट पॉसिबल, ये नॉट पॉसिबल। अब एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, देखिए ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है।
ये क्वेश्चन लंबा है थोड़ा, और ये क्वेश्चन क्या कहता है कि ए फोर्स F इज इक्वल टू I प्लस 2J प्लस K displaces a body from point A (1 meter, 2 meter, 3 meter) to point B (2 meter, 3 meter, 4 meter). Find the work done by the force. Find the work done by the force. देखिए मैं यहाँ कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रहा हूँ, इससे आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से ये जो बॉडी है डिस्प्लेस हो रही है। ये ओरिजिन है, इसके कोऑर्डिनेट है 0 0 0, और ये पॉइंट A है और इसके कोऑर्डिनेट है 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, और ये पॉइंट B है और ये पॉइंट B के जो कोऑर्डिनेट है ये है 2 मीटर, 3 मीटर और 4 मीटर। देखिए पोजीशन वेक्टर जो अगर मैं निकालना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि इसका जो पोजीशन वेक्टर है ये है RA, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है ये पोजीशन वेक्टर है यहाँ से RB, ये RB इसका पोजीशन वेक्टर है। तो B पॉइंट का पोजीशन वेक्टर RB, A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है RA। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि बॉडी को डिस्प्लेस किया जाता है A से B तक। तो देखिए A से B तक जब डिस्प्लेस करेंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है मेरा, ये डिस्प्लेसमेंट है S वेक्टर से दिया जाएगा। मैं क्या कह सकता हूँ कि ये जो वेक्टर मिलके बना है ये मिलके बना है RA प्लस S वेक्टर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक छोटी सी इक्वेशन, RA वेक्टर और S वेक्टर मिलके RB वेक्टर देते हैं। या अगर मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना चाहूँगा तो मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा RB वेक्टर माइनस ऑफ RA वेक्टर, मैं इस तरीके से लिखूँगा। अब देखिए जो A वेक्टर को अगर मैं बताना चाहूँ कि RA वेक्टर क्या है, तो देखिए ये सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि ये है I प्लस 2J प्लस 3K। इस तरीके से RB वेक्टर जो है ये क्या वेक्टर है, ये है 2I प्लस 3J प्लस 4K। ये इस तरीके से ये आ गया। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर मैं निकालना चाहूँ तो क्या आएगा, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा यहाँ से 2I प्लस 3J प्लस 4K माइनस ऑफ I प्लस 2J प्लस 3K। तो देखिए यहाँ तक ये हमने किया। अब यहाँ से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो आ गया हमारे पास, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया हमारे पास, दैट इज इक्वल टू I प्लस J प्लस K। फोर्स वेक्टर क्या था हमारे पास, फोर्स वेक्टर था हमारे पास I प्लस 2J प्लस K। अब बड़ा सिंपल है वर्क निकालना, वर्क जो हमको पता ही है ये स्केलर क्वांटिटी है जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट से मिलता है। तो यहाँ पे आ गया वर्क और ये आ गया I प्लस 2J प्लस K, और ये डॉट हो रहा है I प्लस J प्लस K के साथ। अब यहाँ से क्या हुआ, मैं जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताया था, ज़्यादा लंबा चौड़ा हमको एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, सीधा हम क्या करेंगे, I से I को डॉट करेंगे, तो सीधा सीधा हम लिख देते हैं I डॉट I, 2J को डॉट करेंगे J के साथ तो 2J डॉट J, और K को हम डॉट करेंगे K के साथ तो K डॉट K। तो यहाँ पे आ गया W, दैट इज द वर्क डन। I डॉट I हो गया 1, यहाँ पे आ गया 2, और यहाँ पे आ गया K डॉट K दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से जो वर्क डन आया दैट इज इक्वल टू 4। देखिए यहाँ पे क्या है, मान लीजिए ये मैं यूनिट अगर न्यूटन होती और ये मीटर होता तो ये क्वांटिटी जो है इस तरीके से जूल में आ जाती। और अगर मतलब मैंने यहाँ मेथड बताया है, यूनिट आपको ऐसा ही दे रखी हो तो ऐसा ही यूनिट आ जाएगी, और नहीं तो जो भी CGS यूनिट है या FPS तो उसके हिसाब से यूनिट आ जाएगी। बट ये मेन प्रोसीजर था यहाँ पे, ये इस तरीके से हम
डॉट प्रोडक्ट निकाल के और वर्क जो है ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो होप ये आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। हम इसी तरीके के लेक्चर, इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको आगे प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।